हेलो पोपलूस, दिस इज योर आयुष भाई एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 10 के बायोलॉजी बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ये जो चैप्टर है इसे वन शॉट वे में कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को खल्लास कर देंगे। और हाँ यार, वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। अगर इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो ट्रस्ट में अपने बोर्ड्स में या फिर एग्जाम्स में इस चैप्टर से फुल मार्क्स लेके आओगे एंड सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। एंड हाँ यार, तुम लोगों को अगर नोट्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो तुम लोग। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों का जो चैप्टर का टाइटल है लाइफ प्रोसेसेस, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। देखो, बेसिक मेंटेनेंस फंक्शन जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करती है ताकि वो इस अर्थ पे सरवाइव कर सके, उसे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सपोज तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो एंड मैं पढ़ा रहा हूं, तो हमें इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्या हम लोगों को पढ़ाई करना होगा केवल, क्या हम लोग गेम्स खेलेंगे तो हम लोग इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे सरवाइव कर लेंगे? नहीं यार, कुछ बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म करना होगा, जैसे कि बॉडी को मूवमेंट दिखाना होगा, हम लोगों को फूड कंज्यूम करना होगा ताकि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिले, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और भी ऐसी बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म होनी चाहिए। तभी कह सकते हैं कि हम लोग इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं। तो हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को 4 मेन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करना होगा। पहला न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ एक्सक्रीशन। ये चारों टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड आग लगा देंगे इस चैप्टर में। तो अब चलो ऊपर से जानते हैं एंड थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो चारों टॉपिक्स है वो आखिर है क्या। तो यार, अब तुम्हारे स्क्रीन में पहला फ्लो चार्ट आ रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो कि लाइफ प्रोसेसेस 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला न्यूट्रिशन, उसका क्या मतलब होता है? सिंपल मैनर में समझे तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। नहीं समझ आया? अच्छे से समझाता हूं। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं एंड उसके बाद जो बॉडी होता है उस फूड को यूटिलाइज करती है, उसे न्यूट्रिशन निकालती है, इसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकेंड चीज है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यानी कि जो हमारे बॉडी में फूड अंदर जाती है उसका अच्छे से ब्रेकडाउन होता है एंड ब्रेकडाउन होने के बाद उससे एनर्जी निकलती है जिसे हमारी बॉडी चलती है, सरवाइव करती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। यार, हमारे बॉडी फूड तो कंज्यूम करती है, न्यूट्रिशन तो निकलता है, लेकिन पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचता कैसे है? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। तो वही चीज है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी से जो भी चीजें जाती है उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लास्ट, एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट आउट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सिंपल सा था, जो भी चीजें हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, अनवांटेड चीजें जैसे कि यूरिन हो गया एंड और भी तुम लोगों को पता है क्या बाहर निकलता है, ये सारी चीजें जो बाहर निकलती है वो हमारा जो है वो अनवांटेड चीज है एंड इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो आई होप पहला फ्लो चार्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यार, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर होगी जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन को। तो न्यूट्रिशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर वो होता क्या है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 मोड्स होते हैं, जो कि है तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यार, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल वाला ऑटो? नहीं यार, ऑटो मतलब खुद से, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हो उसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ गए? इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है हमारा ग्रीन प्लांट। अब तुम लोग कहोगे भैया हम भी मैगी खुद से बनाते हैं तो हम भी तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुए, और मम्मी भी खाना बना के देती है एंड हम तो उसे बस कंज्यूम करते हैं तो हम भी तो ऑटोट्रॉपिक हुए। अरे नहीं यार, ऑटोट्रॉपिक को सिंपल वे से तुम लोग समझना चाहो तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सारे जो प्रोडक्ट्स तुम्हारे यूज होते हैं वो नेचुरली
ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। जैसे कि तुम्हारे ग्रीन प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, सनलाइट यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ये सारी चीजें यूज करते हैं जो कि नेचुरली मिलती है। एंड हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम ह्यूमंस उन प्लांट्स को यूज करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स लेते हैं प्लांट से एंड ये सारी चीजों को उनसे यूज करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक समझ गए, हेटेरोट्रॉपिक भी मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। हेटेरोट्रॉपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि वो अपना जो खाना है वो दूसरों से ऑब्टेन करते हैं, समझ गए। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जानते हो इस चैप्टर में सभी के अंदर टाइप्स घुसे हुए हैं। तो तुम्हारा जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसके भी दो टाइप्स होते हैं। तो तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पहला टाइप है फोटोसिंथेसिस, सेकेंड है केमोसिंथेसिस। ये टाइप्स नहीं कह सकते हो, ये प्रोसेस कह सकते हो, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का दो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार। तुम लोग कमेंट करके बताना कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। और हाँ यार, इतना मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, नया सीरीज स्टार्ट कर दिया साइंस का, तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है। एंड चैनल को अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करना, क्योंकि ट्रस्ट मी वर्थ इट चैनल होगा। पूरे साइंस को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सिंपल भाषा में अगर फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना होगा तो ये बेस्ट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट खुद का खाना बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से, जैसे कि तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। समझ गए यहां तक? तो अब हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में कैसे होता है वो समझते हैं। सबसे पहले तो ग्रीन प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उनके आसपास जो प्रेजेंट होते हैं, उसे टाइनी पोर्स स्टोमाटा की हेल्प से अपने लीव्स के थ्रू अंदर प्लांट में ले आते हैं। फिर जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट से यानी कि जड़ों से पानी को ऑब्जॉर्व करके ऊपर लाते हैं एंड उसके बाद सनलाइट को, जो लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल होती है, वो ट्रैप कर लेती है सनलाइट को एंड ये सारी चीजों को मिक्स करके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो पूरा होता है। इन तीनों की हेल्प से प्लांट अपना खाना खुद बनाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसे तुम लोग ग्लूकोज भी कह सकते हो। एंड फिर एज अ बायो प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करती है हमारी प्लांट्स, जिसे हम लोग इनहेल करके सरवाइव करते हैं। तो यार अभी जो मैंने वर्ड्स के फॉर्म में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, उसे अब हम लोग एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे है। ये जो रिएक्शन है इसे मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो देखो अब रिएक्शन को समझते हैं। देखो 6CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहले जो लीव्स है वो स्टोमाटा की हेल्प से कैप्चर कर लेती है। उसके बाद 12H2O यानी कि जो वाटर है वो रूट्स की हेल्प से प्लांट पे एंटर करती है। उसके बाद जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेती है एंड एज अ बायो प्रोडक्ट C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, प्लस 6H2O यानी कि वाटर तुम लोगों को एज अ बायो प्रोडक्ट बनता है। अब तुम्हारा ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन बनता है एंड जो वाटर होती है वो भी थोड़ा थोड़ा बनता है एंड एटमॉस्फेयर में जो लीव्स है वो उसे रिलीज करती है। तो रिएक्शन समझ गए कि कैसा तुम लोगों को लिखा गया है, ठीक है। इसे बैलेंस करना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो कि जो हमारी प्लांट्स है वो ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है एंड ह्यूमंस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये पूछते हैं कि एग्जाम्स एंड बोर्ड्स 2025 के लिए कुछ अच्छे बुक्स को रिकमेंड कीजिए सर। तो मैं तुम लोगों को गुरुकुल बाय ओसवाल के लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर को रिकमेंड करना चाहता हूं। ये जो बुक है इसी से मैंने लास्ट में तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि मैंने पूरे बुक को एनालाइज किया एंड जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। इस बुक में तुम लोगों को 2014 से 2024 तक के बोर्ड्स के सॉल्व पेपर मिलेंगे जो तुम्हारी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, क्योंकि हर साल लगभग में सेम टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट करता है तुम्हारा बोर्ड। ये जो बुक है ये क्लास 10 के लेटेस्ट सिलेबस एंड करिकुलम के अकॉर्डिंग बनाया गया, जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन डेप्थ से करवाएगी और तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का तो पेपर ही एग्जाम में छूट जाता है। बुक में सॉल्व तुम्हें 21 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे एंड इसकी जो आंसर है ये एग्जैक्टली बोर्ड्स के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है। एडिशनली oswal.io जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए, यहाँ जाके तुम लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, जिससे तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो बुक्स एंड मॉक टेस्ट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से विजिट करना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम लोगों के लिए। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सेकेंड प्रोसेस जो कि केमोसिंथेसिस है उसे डिस्कस कर लेते हैं। इस पार्ट से हार्डली कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फॉर जनरल इंफॉर्मेशन एंड एज अ बैकअप तुम लोग थोड़ा सा समझ लो कि केमोसिंथेसिस क्या होता है। कुछ आयरन एंड सल्फर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं जो कि रिलीज होती है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड इससे वो ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं एंड इसी प्रोसेस को हम लोग केमोसिंथेसिस कहते हैं। जो स्क्रीन पे तुम्हारा डेफिनेशन दिख रहा होगा बस सिंपली उसे याद कर लेना एंड एक दो एग्जांपल भी जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसे याद कर लेना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। अब आगे के बुक में हम लोगों को ये बताया गया कि कौन कौन से इवेंट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान होते हैं। तो पहला है तुम लोगों का अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल के द्वारा जो है वो अब्सॉर्ब की जाती है। सेकेंड है तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है कि जो लाइट एनर्जी होती है उसी जो प्लांट है तुरंत केमिकल एनर्जी में चेंज कर देती है एंड फिर जो वाटर मॉलिक्यूल प्लांट में आता है उसे स्प्लिट करके तोड़ के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अलग अलग डिवाइड कर देती है। थर्ड जो हमारा जो इवेंट है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देती है प्लांट एंड इससे उन लोगों को ग्लूकोज मिल जाता है, अपना खाना मिल जाता है। तो ये जो तीन इवेंट है अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कहीं दिक्कत होगी कमेंट करना, तुम्हारे आयुष भैया तुम्हारे जरूर रिप्लाई करेंगे। एक चीज याद रखना कि जो फोटोसिंथेसिस की इवेंट्स हमने डिस्कस किए वो जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक तुरंत हो, नहीं। डेजर्ट प्लांट का एग्जांपल की हेल्प से हम लोग ये समझते हैं कि कैसे ये जो इवेंट्स है ये एक के बाद एक जरूरी नहीं है कि अकर होंगे। तो देखो डेजर्ट प्लांट में होता क्या है कि डेजर्ट एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए वो अपना मेन गेम खेलते हैं डेजर्ट प्लांट एंड वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो रात के टाइम पे करते हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि रात में तो सनलाइट होता ही नहीं है, तो रात में वो कैसे अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? तो यार वो करते क्या है कि सुबह के टाइम पे जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट ऑब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसके बाद उसे स्टॉक में रखता है एंड जैसे ही सनसेट होती है, रात होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर इनहेल कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर ले लेते हैं एंड स्टॉक में जो वो सनलाइट को रखते हैं उसे यूज करके वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ऑब्वियसली सुबह के टाइम पे अगर वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इतना ज्यादा गर्मी होता है, धूप होता है कि एक्सेस ऑफ वाटर लॉस हो जाएगा प्लांट से एंड फिर वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो रात का टाइम प्रेफर करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक चीज याद रखना कि अगर तुम लोगों को मेरे हैंड रिटन 10th के नोट्स चाहिए होगा एंड ये जितने भी पीडीएफ तुम लोग देख रहे हो, नोट्स देख रहे हो स्क्रीन पे, ये चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट एरिया में पिंड है। और हाँ यार, मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी तुम लोग फॉलो कर सकते हैं, वहां मेरे लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें तुम लोगों को पता होगी। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट एरिया में मिल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यार अब तुम लोगों को मैं एक नए टर्म से हाथ मिलवाना चाहता हूं जो कि है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? वो एक ग्रीन डॉट्स होते हैं जो कि
प्लांट्स के सेल में प्रेजेंट होते हैं। इन्हें सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं या कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें भर भर के क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है जो कि सनलाइट को ट्रैप करती है एंड जिससे सनलाइट प्लांट में एंटर करती है। अब हम लोग बात करते हैं स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन सेल लीव्स। इसका दो मेन फंक्शन होता है। पहला एक्सचेंज ऑफ गैस, सेकेंड है रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सचेंज ऑफ गैस यानी कि ये O2 और CO2 को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है एंड सेकेंड जो एक्सेस वाटर जनरेट हो जाता है प्लांट में उसे स्टोमाटा की हेल्प में एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ये दो मेन फंक्शन है, याद कर लेना। अब हम लोग स्टोमाटा के डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फिगर से, इसलिए अच्छे से समझना जो मैं बता रहा हूं। अब आगे तुम्हारे स्क्रीन पे स्टोमाटा का एक फिगर आया होगा। एक है क्लोज स्टोमाटा, एक है ओपन स्टोमाटा। ये दोनों स्टोमाटा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिगर भी बनाने पूछ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, तो इन दोनों स्टोमाटा को प्रैक्टिस कर लेना। एंड ये जो स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है वो कैसे होता है ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखो यार, इस फिगर में तुम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है गार्ड सेल। गार्ड सेल किडनी शेप्ड सेल होता है जो कि मैनेज करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में। अब आगे हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आखिर एक स्टोमाटा कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। तो यार सिंपल सा प्रोसेस है। क्या होता है वो समझो। होता क्या है कि सुबह के टाइम पे जो हमारी गार्ड सेल होती है वो वाटर ऑब्जॉर्व कर लेती है, अपने अंदर भर लेती है एंड वो खुल जाती है, स्वेल हो जाती है, जिससे जो स्टोमेटा का ओपनिंग है, पोर है, वो ओपन हो जाता है, जिससे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म होती है एंड फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करती है प्लांट। अब सेकेंड है कि रात के टाइम पे होता क्या है कि जो हमारी स्टोमाटा है वो जो पानी है उसे छोड़ देती है, जिससे जो स्टोमेटा है वो श्रिंक कर जाती है एंड जिसके कारण जो हमारी स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाती है। रात के टाइम पे जो स्टोमाटा है वो बंद इसलिए हो जाती है ताकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हवा में उड़ ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली रात के टाइम पे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं कर रही होती है प्लांट, इसलिए वो अपने पानी को बचाने के लिए स्टोमाटा को बंद कर देती है एंड इसी की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे फंक्शन होता है उसका वो भी समझ गए होंगे। तो हम लोगों का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, जिसके कुछ टाइप्स होते हैं एंड वो जो टाइप्स है ना, ट्रस्ट में बहुत ईजी है एंड तुरंत तुम लोग समझ जाओगे। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है फूड के लिए, सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, हम ह्यूमंस, हम सारे लोग जो डिपेंड होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए। तो हम लोग हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला है तुम लोगों का सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलो इन तीनों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सड़े हुए डेड प्लांट्स एंड एनिमल से अपनी फूड को ऑब्टेन करके जिंदा रहता है, उसे हम लोग सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड फंगाई। अब हमारा सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जिंदा रहता है, सरवाइव करता है बिना उस ऑर्गेनिज्म को मारे। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है लाइस, यानी कि जो तुम्हारे हेड में लाइस होता है ना, वो कॉमन एग्जांपल है कि वो तुम्हें हार्म भी नहीं पहुंचाता है एंड धीरे धीरे बस तुम्हारी ब्लड की हेल्प से वो जिंदा रहता है बिना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। अब हमारा थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करता है, इंजेशन की हेल्प से अंदर लेता है एंड अनडाइजेस्टेड फूड को इजेशन की प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। एंड इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है एनिमल्स एंड ह्यूमन। तो यार यही था हम लोगों का हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। देखो यार, ह्यूमन में न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एंड एलिमेंट्री कनाल में भी अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माउथ
ओसेफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे ही एसोसिएटेड ग्लैंड्स में तुम्हारा लिवर, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इन सारी चीजों को मिलाकर जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो 5 मेजर स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जो कि है तुम्हारा इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो अब चलो ऊपर ऊपर से इन पांचों टॉपिक्स को समझ लेते हैं। देखो यार, इंजेशन का सिंपल सा मतलब है टेकिंग इन फूड, यानी कि फूड को कंज्यूम करना। डाइजेशन को सिंपली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी कि जो फूड है उसे ब्रेक डाउन करके यानी कि तोड़ के हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उसे हम लोग डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद है हमारा अब्जॉर्प्शन, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने के प्रोसेस को हम लोग अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तुम्हें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, गर्लफ्रेंड से चैट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, दौड़ने के लिए, गेम खेलने के लिए, सारी चीजों के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें यही न्यूट्रिएंट से मिलती है। आगे है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब किए हमारी बॉडी ने उसे सारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट है हमारा इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, इसे हम लोग बोलते हैं इजेशन। आई होप तुम लोगों को ऊपर ऊपर से सारे प्रोसेस क्लियर होंगे। चलो अभी तो ये था हम लोगों का हल्का फुल्का पोस्टमार्टम। तो अब चलो हमारे सबसे पहले टॉपिक इंजेशन का अच्छे से पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। ह्यूमन बीइंग में एक स्पेशल ऑर्गन की हेल्प से हमारा इंजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि है हमारा माउथ। इंजेशन को सिंपल वे से तुम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग फूड इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। समझ गए इंजेशन कितना सिंपल था। अब हमारा सेकेंड प्रोसेस है डाइजेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा एंड कॉम्प्लेक्स है। चलो डाइजेशन का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ कैविटी यानी कि बक्कल कैविटी में टीथ, टंग एंड हमारे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एंड ये तीनों की हेल्प से हमारा जो फूड है वो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है माउथ में ही। सबसे पहले जो टीथ होती है वो फूड जैसे ही माउथ में इंटर करती है तो जो टीथ है वो हमारी फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट कर देती है, यानी कि ग्राइंड करना स्टार्ट कर देती है। सेकेंड जो है सलाइवरी ग्लैंड, वो सलाइवा प्रोड्यूस करती है और जो हमारा टंग है वो सलाइवा को फूड से मिक्स कर देता है। अब यहाँ पे सलाइवा का दो मेन काम है। पहला कि वो जो फूड है उसे वेट कर देती है, यानी कि भिंगा देती है, जिसे फूड को स्वॉलो करने में यानी कि निगलने में आसानी होती है। सेकेंडली जो हमारी सलाइवा है वो सलाइवरी एमाइलेज कंटेन करती है, जो कि कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर में कन्वर्ट कर देती है, जिससे माउथ में ही जो फूड है वो स्लाइटली डाइजेस्ट हो जाती है। तो ये जो मेन काम है सलाइवा का, उसे अच्छे से याद करना, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है इसके फंक्शन। अब हमारी माउथ का काम तो कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ से हमारी फूड पाइप का काम स्टार्ट होता है, जो कि फूड को स्टोमक तक पहुंचाती है। तो क्या यहाँ पे जादू होता है कि फूड डायरेक्टली स्टोमक तक पहुंच जाती फूड पाइप की हेल्प से? नहीं, अगर तुम लोग फूड को उल्टे लेट के भी खाओगे ना तो भी फूड तुम्हारे स्टोमक तक चली जाती है। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है कि जो फूड पाइप है वो मसल के बने हुए होते हैं, एंड जो मसल होता है वो अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होते रहता है, जिसे हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। और इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण जो हमारा फूड होता है वो धीरे धीरे स्टोमक तक पहुंचता है एंड हमारा स्टोमक में एंटर करता है। स्टोमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। स्टोमक में फूड 3 घंटे तक प्रेजेंट होता है एंड स्टोमक के वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो आगे डाइजेशन का प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करती है एंड इन गैस्ट्रिक जूसेस में 3 चीजें प्रेजेंट होती है। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, सेकंड तुम्हारा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड थर्ड तुम्हारा है म्यूकस। इन तीनों का क्या क्या फंक्शन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अच्छे से सुनना। तो अब चलो इन तीनों के फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहला HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो लैब में भी बनाया जाता है एंड जो कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। समझ रहे हो, उससे हाथ भी जल जाते हैं। वो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। तो इसका सबसे पहला काम होता है कि जो फूड होता है ना, उसमें कुछ जर्म्स एंड बैक्टीरिया कभी कभी पेट में चले जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो HCl होता है ना, ये तुरंत ही इन जर्म्स को और बैक्टीरिया को मार देता है। और इसका सेकेंड काम ये है कि ये जो फूड है उसे एसिडिक बना देता है, ताकि हमारा जो सेकेंड एंजाइम है पेप्सिन, वो काम कर सके। यानी कि जो हमारा एंजाइम है ना पेप्सिन, वो हमेशा एसिडिक मीडियम पे ही काम कर सकता है। इसलिए HCl जो फूड है उसे एसिडिक बना देता है। तो ये दो जो फंक्शन है ना, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अच्छे से रट जाना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। अब हमारा सेकेंड जो एंजाइम है पेप्सिन, उसका क्या काम होता है वो समझते हैं। देखो यार, पेप्सिन का एक बहुत ही सिंपल सा काम है। जो फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे पेप्सिन ब्रेक डाउन कर देता है। तो पेप्सिन का ये एक फंक्शन है, याद रखना। अब तुम लोग सोचोगे कि HCl के चलते हमारा पेट क्यों नहीं जलता है। आपने तो बोला कि बहुत एसिडिक है, हाथ जल जाता है, तो पेट क्यों नहीं जलता है? वो है म्यूकस के कारण। म्यूकस जो है वो हमारे स्टोमक के वॉल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि HCl से हमें बचाता है। तो यार आगे ध्यान से सुनो कि अभी तक हुआ क्या। सबसे पहले फूड मुंह में एंटर करता है, जहां पे ये स्लाइटली डाइजेस्ट होता है। उसके बाद जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो स्टोमक में एंटर करता है, जहां पे तीन एंजाइम पेप्सिन, HCl और म्यूकस के कारण ये जो फूड है ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि आधा डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में स्फिंक्टर मसल के थ्रू एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग जानवरों में डिफर करता है। हर्बीवोर्स एनिमल में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल काऊ में, क्योंकि ये लोग घास खाते हैं जिसमें सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है एंड सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा दिक्कत का काम होता है। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है। इसके अपोजिट कार्निवोरस एनिमल मीट कंज्यूम करते हैं, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना इजी होता है एज कंपेयर टू सेल्यूलोज। तो इस पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आई होप तुम लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर करता है अलग अलग एनिमल्स में। तो अब आगे होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है। फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करने के लिए दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले पैनक्रियाज एंड सेकेंड तुम्हारा है लिवर। ये दोनों का क्या क्या फंक्शन होता है उसे हम लोग आगे बहुत ही अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिवर बाइल जूस सेक्रीट करता है, जिसका दो मेन काम होता है। सबसे पहले जो एसिडिक फूड स्टोमक से आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे जो बाइल जूस होती है उसे वो अल्कलाइन बना देती है, ताकि पैनक्रियाटिक जूस उस पे काम कर सके एंड फूड को डाइजेस्ट कर सके। बाइल जूस का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो कि सेकेंड काम है, वो है फैट्स को डाइजेस्ट करना। जो फैट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स में आते हैं, जिसे डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लिवर से निकला बाइल सॉल्ट फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को तोड़ करके स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है, एंड ये हमारा सेकेंड काम है बाइल सॉल्ट का। तो ये दोनों काम याद रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड ग्लैंड है हमारा पैनक्रियाज, जो कि पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है। इस जूस में अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, एंड अमाइलेज कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देती है। और यहाँ लिवर एंड पैनक्रियाज का काम पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फाइनल काम उसके वॉल्स में प्रेजेंट इंटेस्टिनल जूसेस का होता है, जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। एंड इसी के साथ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का सबसे लंबा एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस डाइजेशन का यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप डाइजेशन में भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत होगी तो तुम्हारे आयुष भैया है ना यार, कमेंट करके तुरंत पूछो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। अब हम लोग थर्ड स्टेज को समझते हैं, जो कि है
ऑब्जॉर्प्शन। जो फूड होता है वो इतना स्मॉल टुकड़ों में टूट जाता है कि अब होता क्या है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से इजीली पास होकर ब्लड में मिल सकता है। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग ऑब्जॉर्प्शन कहते हैं कि जो फूड है उसे न्यूट्रिएंट्स निकलकर ब्लड में अब मिल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसे विलीज कहते हैं। ये जो विलीज होती है ये रिचली ब्लड वेसल से सप्लाइड होती है। विलीज अब्सॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है जिससे अब्सॉर्प्शन का जो रेट होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अब हमारा फोर्थ स्टेज है एसिमिलेशन का। तो जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से पास होकर ब्लड में मिल जाते हैं एंड यही ब्लड एसिमिलेशन का काम करती है। एंड जो ब्लड होती है वो पूरे बॉडी में फ्लो करके न्यूट्रिएंट्स हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं जिसे हमें एनर्जी मिलती है अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज करने के लिए। एंड इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं एंड एसिमिलेशन भी कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट स्टेज है इजेशन का। तो जो हमारा फूड होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फिर से चला जाता है जहां पे मिलियंस ऑफ फिर से विलीज प्रेजेंट होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड फूड से जितना हो सके उतना वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेती है एंड फिर एनस के थ्रू बाहर निकाल देती है और बाकी के वेस्ट मटेरियल एनल स्फिंक्टर के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाती है। यानी कि जो तुम लोग सुबह सुबह बाथरूम जाते हो ना वो तुम्हारे एनल स्फिंक्टर के थ्रू बाहर आ जाती है। समझ गए कि क्या प्रोसेस था हमारे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का। आई होप तुम लोगों को टॉपिक अच्छा लगा होगा। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो केवल एक सेल से बना हुआ है। ये बेसिकली तुम लोगों को वाटर रिसोर्सेज के पास देखने को मिलते हैं जैसे कि रिवर्स एंड लेक्स के आसपास। तो अब इन्हें ढूंढने मत निकल जाना तुम लोग, क्योंकि ये नेकेड आई से कभी नहीं दिखते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये वाटर रिसोर्सेज में प्रेजेंट स्मॉल एनिमल्स एंड प्लांट्स को खाकर इनटेक करके सरवाइव करते हैं। ये जो न्यूट्रिशन का मोड को फॉलो करते हैं वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर तुम लोगों को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को प्रेफर कर लेना। लाइफ प्रोसेसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड पहला पार्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तुम लोग सोचोगे कि केवल ये एक सेल से बना हुआ है तो इसके पास तो कोई ऑर्गन नहीं होगा। तो तुम लोग सही हो, इनके पास कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं होता है जिससे ये फूड को इंटेक कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए एंड बाहर निकाल पाए। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग लिटरली यही देखेंगे कि अमीबा का न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे पूरा होता है, क्योंकि केवल ये सिंगल सेल से बने होते हैं। अमीबा जिस प्रोसेस से फूड को ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल फीडिंग। अमीबा में भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस 5 मेजर स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड तुम्हारा है अब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ है तुम्हारा इजेशन। तो अब चलो अमीबा का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला मेजर स्टेप है इंजेशन का, जिसमें फूड ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाती है। अमीबा के पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है जिससे वो फूड को अपने अंदर इंटेक कर पाए, क्योंकि वो सिंगल सेल से बना होता है। उसके पास माउथ भी नहीं होता है, इसलिए वो सिंपली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है अपने फूड के अराउंड, जिसे हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है उसका डेफिनेशन तुम्हारे स्क्रीन में पॉप आउट हो रहा होगा, उसे अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। The process of engulfing solid food particle with the help of plasma membrane is called phagocytosis। तो जब भी कोई भी फूड पार्टिकल अमीबा के करीब आता है तो वैसे ही अमीबा अपनी सूडोपोडिया की हेल्प से जो फूड है उसे अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर लेता है। तुम्हारी स्क्रीन में सारा प्रोसेस अच्छे से शो हो रहा होगा एनिमेशन के थ्रू। फूड को इंटेक करने के बाद अमीबा एक फूड वैक्यूल बना देता है फूड पार्टिकल के अराउंड, जिसे अमीबा का टेम्पररी स्टोमक भी कहा जाता है। और इसके बाद हमारा अमीबा का सेकेंड मेजर स्टेप स्टार्ट होता है जो कि है डाइजेशन का। जैसे ही फूड वैक्यूल में फूड एंटर करता है वैसे ही हमारे साइटोप्लाज्म में जो कि अमीबा में प्रेजेंट होता है उस साइटोप्लाज्म से
अलग अलग एंजाइम फूड वैक्यूल में एंटर करते हैं, जिससे वो जो फूड होता है उसे सॉल्यूबल एंड सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं और इस तरह डाइजेशन का प्रोसेस हमारे अमीबा में बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन के बाद हमारे अमीबा में तीसरा मेजर स्टेप अब्जॉर्प्शन का स्टार्ट हो जाता है। अमीबा में प्रेजेंट डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजन की हेल्प से साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाती है और क्योंकि अमीबा सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी बॉडी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे ये फूड एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। अमीबा में सिंपली डाइजेस्टेड फूड वैक्यूल से निकलकर पूरे अमीबा में अब्सॉर्ब हो जाता है और अब्सॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद जो हमारा फूड वैक्यूल है अमीबा के अंदर से गायब हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज फोर्थ मेजर स्टेप है एसिमिलेशन का, जिसमें होता क्या है कि अमीबा जो भी एनर्जी फूड से निकालता है उसे अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल के लिए यूज करता है। इसके बाद अमीबा में फिफ्थ मेजर स्टेप इजेशन का स्टार्ट होता है। इजेशन में अमीबा अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकालती है। अनडाइजेस्टेड फूड को अपने आप से बाहर निकालने के लिए बेचारे अमीबा के पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, इसलिए वो सिंपली करता क्या है कि सारे अनडाइजेस्टेड फूड को एक जगह पे जमा कर लेता है। इसके बाद जो बेचारा अमीबा है वो अपने खुद के सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर कर लेता है, यानी कि तोड़ देता है एंड फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल देता है, जो तुम लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। और इसी के साथ हमारा पूरा प्रोसेस अमीबा का कंप्लीट होता है। एंड तुम लोगों को पता है पेरिमीशियम जो कि इसी टाइप का एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस कुछ इसी टाइप से कंप्लीट होता है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो यार सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। तुम में से 90% स्टूडेंट को ये लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल्स। यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करती है फूड के ब्रेकडाउन के थ्रू। समझ गए कितना इजी था। तो तुम में से अब 90% स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि अब हम लोग जो सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो यार मेरे पोपलूस, उसे हम लोग सिंपली ब्रीदिंग कहते हैं। अब हम लोग रेस्पिरेशन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन के थ्रू समझेंगे जो तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है। मार्क कर लो इस इक्वेशन को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया होगा वो इक्वेशन, हम लोग भी बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। देखो C6H12O6 जो कि तुम्हारा ग्लूकोज है, जब वो ऑक्सीजन से मिलता है यानी कि 6CO2 ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, तब इसका प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP एनर्जी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, थोड़ा सा वाटर बनता है और ATP यानी कि एनर्जी बनता है। अब हम लोग डिटेल में इस इक्वेशन को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो यार सबसे पहले हम लोगों को न्यूट्रिशन के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज मिला, यानी कि जब फूड ब्रेकडाउन हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू तब हम लोगों को ग्लूकोज मिला। एंड जब ये ग्लूकोज कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ तो हम लोगों को एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP मिलती है। अब ATP किस चिड़िया का नाम है वो समझते हैं। ATP सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस इक्वेशन में। ATP जो है वो एनर्जी को डिनोट करती है, जिससे हम लोग अपने काम को डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज है उसे कर पाते हैं। तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम लोग क्या क्या कर पाते हैं। उन सारी चीजों के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है एंड ये जो एनर्जी है ये ATP के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ट्रैवल करती है एंड इस ATP के थ्रू ही हम लोग अपने काम को कंटिन्यू कर पाते हैं एंड कर पाते हैं। अब यार मैं तुम लोगों को पढ़ा पा रहा हूं तो वो कैसे पढ़ा पा रहा हूं। ऑब्वियसली मेरी बॉडी जो है वो ATP ढेर सारा प्रोड्यूस कर रही होगी, एनर्जी वहां से मुझे मिल रहा है, तभी मैं तुम लोगों को पढ़ा पा रहा हूं। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ये हमारी बॉडी की एनर्जी है। अब यार ATP के बारे में समझ गए जो समझना था। अब तुम्हारे स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये है तुम्हारा डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, जो बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ लेना एंड मैं भी तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी डिफरेंसेस को। तो यार सबसे पहला डिफरेंस है तुम्हारा रेस्पिरेशन में कि इट इज अ ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस
और ब्रीथिंग का क्या मतलब होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग O2 एंड गिविंग आउट CO2। यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसमें सिंपल सा तुम लोगों को डेफिनेशन बता दिया गया है, याद कर लेना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है तुम लोगों का, इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, याद रखना। और इसका डिफरेंस में है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, यानी कि ब्रीथिंग में हम लोगों का फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, समझ गए। तीसरा पॉइंट हम लोगों का, रेस्पिरेशन प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया कि रेस्पिरेशन जब होता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब थर्ड तुम्हारा जो ब्रीथिंग है उसमें कंज्यूम्स एनर्जी, यानी कि ब्रीथिंग में एनर्जी कंज्यूम होती है और रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखना। फोर्थ तुम्हारा जो रेस्पिरेशन में डिफरेंस है वो ये है कि रेस्पिरेशन एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, रेस्पिरेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इन ब्रीथिंग नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। ब्रीथिंग में कोई भी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फिफ्थ तुम्हारा जो डिफरेंस है वो ये है कि इट इज अ इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस, याद रखना। और तुम्हारा जो ब्रीथिंग है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, याद कर लेना। ये डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, 5 पॉइंट लिख लेना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, मुट्ठी में आ जाएंगे। तो यार अगर यहां तक वीडियो को देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और नोट्स की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से तुम लोग इजीली नोट्स को अपने पास ला सकते हो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यार आगे हम लोग रेस्पिरेशन के टाइप्स का पोस्टमार्टम करेंगे। तो बेसिकली रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एंड एनारोबिक वो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में अकर होता है। अब हम लोग ये दोनों के बीच डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। इसकी भी 5 पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे स्क्रीन पे अब डिफरेंस दिख रहा होगा, मैं भी अपने मोबाइल में खोल लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये लिख देना है। एंड तुम्हारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो तुम्हारे ऑक्सीजन के एब्सेंस में अकर होता है, ये पहला डिफरेंस तुम लोगों को लिख देना है। सेकंड डिफरेंस, अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करता है, एंड तुम्हारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो केवल साइटोप्लाज्म में अकर होता है, समझ गए सेकंड पॉइंट। थर्ड डिफरेंस है तुम्हारा, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, समझ गए 3 डिफरेंस। आगे तुम्हारा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस, यानी कि तुम्हारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें पूरा का पूरा जो फूड है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, एंड तुम्हारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें इनकम्प्लीट फूड का ब्रेकडाउन होता है, समझ गए फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मैं तुम लोगों को अभी एक्सप्लेन नहीं कर दूंगा, आगे कर दूंगा, ठीक है। अभी याद कर लेना, एंड प्रोडक्ट आर CO2, H2 एंड एनर्जी, ठीक है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन को जो एंड प्रोडक्ट होता है ना वो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है और एनर्जी होता है। वही तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट ईस्ट में तुम्हारा एथेनोइक एसिड होता है, और तुम्हारा मसल के एंड प्रोडक्ट में तुम्हारा लैक्टिक एसिड आता है, समझ गए। ये 5 डिफरेंस अच्छे से रट लेना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लिख देना, 5 के 5 नंबर तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएंगे। चलो इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट इमेज को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे 5th पॉइंट तुम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे स्क्रीन पे अब वो इमेज दिख रहा होगा। तो अब चलो इस इमेज का भी अच्छे से पोस्टमार्टम कर लेते हैं हम लोग। तो यार ये जो इमेज है ये है तुम्हारा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, कि कैसे ग्लूकोज अलग अलग पाथवेज में ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, एंड फिर पायरुवेट में ब्रेकडाउन हो जाता है, एंड पायरुवेट तुम्हारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसमें ब्रेकडाउन होता है। अब यहां से तुम्हारा 3 स्टेप्स, 3 चीजें, 3 रिएक्शन कंटिन्यू हो सकता है। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा ऑक्सीजन है तो तुम्हारा जो रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और रिएक्शन के बाद तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी जो नॉर्मली होती है।
अब तुम्हारा अगर ऑक्सीजन तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम्हारा ये जो रिएक्शन है ये ईस्ट में होता है एंड इसका बाय प्रोडक्ट इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी होता है। याद रखना इसका मेन जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो इथेनॉल होता है, ठीक है। अब तुम्हारा तीसरा स्टेप, अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन की कमी है, अगर सपोज तुम्हारे पास ऑक्सीजन बहुत कम है तो तुम्हारा जो बाय प्रोडक्ट होगा वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी होगी। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। कभी भी तुम लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे, दौड़ोगे, ठीक है, जिम करोगे, तो तुम लोग देखते होगे कि तुम्हारे पूरे बॉडी में पेन रहता है, ठीक है। तो बॉडी में पेन इसलिए रहता है क्योंकि तुम लोग सपोज दौड़ते हो तो तुम्हारा एक जगह का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। सपोज तुम्हारे पैर के ऑक्सीजन का लेवल कम होता है जिसके कारण लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है मसल में, ठीक है, जिसके कारण उस एरिया में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है। लैक्टिक एसिड के चलते तुम्हें पेन फील होता है उस पर्टिकुलर एरिया में। समझ गए? बहुत इजी इक्वेशन था। आई होप तुम लोगों से कोई भी टीचर पूछेगा तो तुम लोग आसानी से समझा पाओगे। समझ गए? अब हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं एंड अब हम लोग समझते हैं डिफ्यूजन को, जिसका बहुत ज्यादा जिक्र आगे होने वाला है। डिफ्यूजन को सिंपल भाषा में तुम लोग कह सकते हो स्प्रेड होना या फैलना। इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अभी भी नहीं समझ आया? एक एग्जांपल की हेल्प से बहुत ही अच्छे से समझते हैं। सपोज तुम लोग एक कंटेनर लेते हो जिसमें पानी भरा होता है एंड फिर एक ड्रॉप इंक उसके अंदर डाल देते हो, तो तुम लोग कुछ टाइम पे देखोगे कि जो तुम्हारा इंक है वो पूरे पानी में फैल जाएगा एंड तुम्हारा पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो डिफ्यूजन भी यही है। तो अब हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट स्टार्ट करते हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स तीनों जगह पे होता है। तो यार तुम लोगों को पता ही है कि जो हमारा रूट्स होता है प्लांट्स का वो सॉइल के अंदर होती है एंड जो सॉइल होती है वहां पर भी तुम्हारा जो एयर है वो ट्रैप्ड होता है। प्लांट के रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट होती है जो कि हमेशा ऑक्सीजन से यानी कि एयर के कांटेक्ट में रहती है। सॉइल में प्रेजेंट ऑक्सीजन रूट हेयर से डिफ्यूजन की हेल्प से प्लांट के हर सेल तक पहुंचती है और फिर जब प्लांट की सेल CO2 प्रोड्यूस करती है तो फिर से जो रूट हेयर्स होती है, जो रूट्स में प्रेजेंट होती है, वो डिफ्यूजन की हेल्प से सॉइल में वापस से CO2 बाहर निकाल देती है। अब हम लोग आगे रेस्पिरेशन इन स्टेम समझते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिसके स्टेम में वुड नहीं होता है वो नॉर्मल स्टोमाटा की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट्स जिसके स्टेम में वुड होता है वो लेंटिसेल्स की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि कैसे रेस्पिरेशन इन लीव्स होता है। इसके बारे में मत पूछना क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये लाइफ प्रोसेसेस का पहला पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लेना। और चैनल पे नए होगे देन सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस पार्ट को रेफर करोगे ना तो ये टॉपिक रेस्पिरेशन इन लीव्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जो कि है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। इस टॉपिक के अंदर हम लोग दो तरह के एनिमल्स के बारे में समझेंगे। पहला एक्वेटिक एनिमल, सेकेंड टेरेस्ट्रियल एनिमल। इन दोनों में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसा होता है वो समझेंगे। एक्वेटिक एनिमल फॉर एग्जांपल फिश के पास गिल्स होते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं एंड वही टेरेस्ट्रियल ऑर्गन के पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल में अर्थवर्म जो रहता है वो आखिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे करता है, तो वो लोग अपने बॉडी के थ्रू ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अर्थवर्म अपनी स्किन की हेल्प लेते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए एंड वही हम ह्यूमंस, फ्रॉग्स, डॉग्स की बात करें तो हम लोगों के पास सिंपल लंग्स होता है जिससे हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश के पास गिल्स होता है तो वो वर्क कैसे करता है वो समझते हैं। तो जो फिश होता है वो अपने माउथ के थ्रू वाटर को अंदर लेता है एंड जब पानी गिल्स के थ्रू पास करता है तो जो गिल्स होती है वो उससे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकालकर पूरे सेल्स तक पहुंचा देती है एंड फिर
फिर जो फिश है वो CO2 प्रोड्यूस करती है, उसे गिल्स तक फिर सारे सेल्स पहुंचाते हैं एंड फिर जो गिल्स होती है वो वापस से CO2 वाटर में बाहर छोड़ देते हैं। एक चीज याद रखना कि ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक एनिमल में बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर होती है उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, रेस्पिरेशन को प्रोसेस जल्दी जल्दी करते हैं, जिससे उन्हें सफिशिएंट मैनर में ऑक्सीजन मिल पाता है। वहीं टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसे वो आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं, इसलिए उनमें जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो होती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो ब्रीदिंग के लिए अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं। वो सरफेस बहुत ही ज्यादा फाइन एंड डेलिकेट होती है और उनके प्रोटेक्शन के लिए वो जनरली बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेशल जगह पे जहां पे उन्हें सेफ्टी भी मिल पाए। तो देखो यार, ह्यूमन में रेस्पिरेशन से जुड़े सारी प्रोसेस को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर तुम्हारे मेन ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो है तुम्हारा नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, नेसल कैविटी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली। इन सारे मेन ऑर्गन्स के चलते हम लोग सांस ले पाते हैं एंड सरवाइव करते हैं। तो समझ लो स्टोरी के फॉर्म में हम लोग ये समझेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग सांस कैसे लेते हैं और सरवाइव कैसे करते हैं, क्योंकि तुम लोग भी सोचते होंगे कि एग्जैक्टली सांस कैसे लेते हैं, कोई जादू तो होता नहीं है। तो चलो प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे एंड पोस्टमार्टम करेंगे। तो यार पोप्लूस, हमारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस नोज से स्टार्ट हो जाता है। जो भी एयर हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, नोज पहले उसे इनहेल कर लेती है। नोज में 2 होल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं एंड नॉस्ट्रिल में तुम्हारा फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। इनका ये काम होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल नोज में एंटर करता है उसे ये रोक लेते हैं ताकि ये लंग्स तक ना पहुंच पाए, या कह सकते हो कि ये एयर की फिल्ट्रेशन का काम करता है। यहां से फिल्टर्ड एयर तुम्हारे फेरिंक्स एंड लैरिंक्स के थ्रू ट्रैवल करता है। फेरिंक्स तुम्हारे थ्रोट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड लैरिंक्स तुम्हारे थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं। लैरिंक्स को तुम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हो। तो यहां से एयर पास होते हुए तुम्हारा ट्रैकिया में जाता है, जिसे तुम लोग विंड पाइप के भी नाम से जानते हो। विजुअल्स के थ्रू तुम लोग और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। आगे होता क्या है कि तुम्हारा जो थ्रोट है उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, या विंड पाइप में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जो सपोर्ट देता है ताकि तुम्हारा जो विंड पाइप एंड थ्रोट है वो कोलैप्स ना हो जाए। अगर ये कोलैप्स होता है तो तुम लोग सांस नहीं ले पाओगे एंड डेथ हो जाएगी, इसलिए ये सपोर्ट करता है। आगे होता क्या है कि जो एयर है वो विंड पाइप से होते हुए तुम्हारे 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं, जो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं या फिर कह सकते हैं ज्वाइंट होते हैं। एंड ये जो ब्रोंकाई है वो आगे जाके बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं एंड उन ब्रांचेस को हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एंड ब्रोंक्यूल्स के एंड में मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करते हैं। ये जो मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे लंग्स में, यही मेन काम करते हैं एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। अब चलो हम लोग एल्वियोली के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम लोग इजीली आंसर कर पाओ। अब आगे हम लोगों का एल्वियोली का मेन काम स्टार्ट होगा, इसलिए एल्वियोली आखिर है क्या एंड इसका फंक्शन क्या है वो समझते हैं। एल्वियोली बैलून शेप के होते हैं, जिसके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा थिन होते हैं और इनके साथ ब्लड वेसल का एक बहुत ही घना नेटवर्क होता है। एल्वियोली का मेन काम गैसेस एक्सचेंज का होता है, यानी कि पूरे बॉडी से जो CO2 यहां तक आती है ना एल्वियोली तक, वो इसे ऑब्जर्व करके बाहर निकाल देते हैं एंड एयर में जो O2 होता है यानी कि ऑक्सीजन होता है उसे ब्लड में दे देते हैं। तो मेन काम एल्वियोली का यही है। तो यार यहां तक का वीडियो पसंद आया होगा तो अपने भाई के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना एंड यार वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ट्रस्ट में यार अगर हम लोगों का ये जो साइंस का जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है वीडियोस का, अगर मिड टर्म तक इसमें अच्छा रिस्पांस नहीं आता है तो हो सकता है आगे कंटिन्यू भी ना कर पाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इन एनिमेटेड वीडियोस को बनाने के लिए। इसलिए यार छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को एंड जरूर रिकमेंड करना चैनल को, ठीक है। तो अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
अब तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि लंग्स के नीचे एक मसल का सीट बना हुआ है, इसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं, जो लंग्स को एंड तुम्हारे एब्डोमेन को सेपरेट करता है। हमारे लंग्स के ऊपर रिबकेज प्रेजेंट होता है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है कोई भी डैमेज से एंड कोई भी एक्सीडेंट से। तो यार आगे जो बात तुम लोगों को जाननी चाहिए वो ये है कि जैसे हम लोग इनहेल करते हैं तो हम लोगों का जो रिबकेज होता है वो एक्सपैंड होता है क्योंकि एयर अंदर जाती है, एंड तुम्हारा जो डायफ्राम होता है वो फ्लैटन हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारे लंग्स के अंदर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंड तब हमारे लंग्स में प्रेजेंट मिलियंस ऑफ एल्वियोली अपने अंदर एयर भर लेते हैं। एंड ये जो नेटवर्क होता है घना ब्लड वेसल्स का, वो यहाँ पे दो मेन काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरे बॉडी से ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली तक पहुंचाते हैं ताकि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाए, एंड दूसरा ये जो ऑक्सीजन जो है एल्वियोली ब्लड में देता है वो तुरंत ही ब्लड वेसल पूरे बॉडी में सप्लाई कर देते हैं। ब्रीदिंग के साइकिल के दौरान कुछ पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन जो लंग्स है वो स्टोर करके रख लेती है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब तक हो वो तब तक यूटिलाइज कर पाए उस ऑक्सीजन को। अब तुम में से बहुत सारे ये कंफ्यूजन में होगे कि कोई जादू तो एल्वियोली करता नहीं होगा जिससे जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में दे देता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड खुद में ले लेता है। यहाँ पे कुछ तो लॉजिक होता होगा ना, तो उस लॉजिक को समझते हैं। तो तुम्हारा जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है एंड आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन और तुम्हारा जो ऑक्सीजन है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे एक लड़का लड़की अट्रैक्ट होता है ना, वैसे ही तुम्हारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए होता क्या है, जो ऑक्सीजन तुम्हारे एल्वियोली में प्रेजेंट होता है एंड ब्लड में तुम्हारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेता है, चिपका लेता है एंड फिर पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है। तो इस तरह तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोली में कंप्लीट होता है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो यार टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, उसके बाद आगे फर्दर मूव करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस ऑब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें कि बॉडी में कोई भी चीज जो ऑब्जर्व होता है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने के प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में मेनली हम लोगों को दो टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड सेकंड तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। दोनों का पोस्टमार्टम करेंगे, आराम से चुकुमुकु बैठ जाओ एंड हेडफोन को कानों में डालो ताकि और अच्छा एक्सपीरियंस आ पाए। तो देखो यार हमारा जो बॉडी है वो मेनली क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑब्वियसली इसका सही जवाब है ब्लड। ब्लड को हमारा बॉडी हमेशा ट्रांसपोर्ट करते रहता है एंड उसमें जितनी भी एसेंशियल चीज सर्वाइवल के लिए होनी चाहिए वो सारी चीजें प्रेजेंट रहती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट, CO2, O2, मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मोन्स एक्सेट्रा। अब आगे हम लोग ये समझते हैं कि एग्जैक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। पूरे बॉडी में जिस सिस्टम की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है उसे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफाइड है। पहला तुम लोगों का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड सेकेंड तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम समझते हैं, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम समझेंगे। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तीन टाइप्स में आगे क्लासिफाइड है, तीन टाइप्स में क्लासिफाइड है। पहला तुम लोगों का है ब्लड, सेकेंड है ब्लड वेसल एंड तीसरा है हार्ट। तुम्हारा ब्लड भी आगे फर्दर डिवाइडेड है एंड ब्लड वेसल भी फर्दर डिवाइडेड है। ये जो टॉपिक है ना इसके एक के अंदर एक सारी चीज घुसे हुए हैं, तो सारी चीजों को तुम लोगों को ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली ब्लड क्या होता है। ब्लड एक फ्लूइड होता है जो तुम लोगों के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को कैरी करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट बॉडी के। सेकेंड तुम लोगों का ब्लड वेसल। ब्लड वेसल एक पतला सा ट्यूब होता है, एक पतला सा पाइप होता है जो तुम्हारी पूरे जो बॉडी है ना उसमें फैला हुआ रहता है एंड ये जो ब्लड वेसल है इसी के थ्रू तुम्हारा जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तीसरा है हार्ट। हार्ट का मतलब होता है तुम्हारा दिल जो धड़कता है। तुम लोगों को लगता है कि ये जो दिल है ये प्यार के लिए धड़कता है, लेकिन तुम लोग गलत हो। तुम्हारा जो दिल है वो एक मोटर है जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है।
तो तुम लोगों का जो गलत फहमी है ना कि कोई भी डिसीजन तुम्हारे दिल से होता है एंड ब्रेन से होता है, वो गलत है। तुम्हारा सारा डिसीजन जो तुम लोग लेते हो ना वो ब्रेन से होता है। दिल का बस एक काम है, उसे बदनाम मत करना कि प्यार के लिए दिल धड़कता है, नहीं यार, बस दिल धड़कता है तुम्हारे पंपिंग के लिए, याद रखना। अब हम लोग थोड़ी डिटेल में ब्लड को समझते हैं एंड बाकी सारी टॉपिक को भी डिटेल में समझते हैं। तो यार ब्लड को सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लड इज अ फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल। तो यार तुम लोगों को समझा दिया मैंने पहले ही कि ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो ब्लड के कुछ टाइप्स होते हैं। तो यार ब्लड के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, पहला तुम लोगों का प्लाज्मा एंड सेकेंड ब्लड सेल। तो प्लाज्मा उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस ये समझ लो कि जो लिक्विड पार्ट ब्लड में प्रेजेंट होता है ना उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज, ये कुछ पार्ट्स होते हैं प्लाज्मा का जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों का मेन तुम लोगों का है ब्लड सेल। तुम्हारा जो ब्लड सेल होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पहला तुम लोगों का आरबीसी, सेकंड तुम लोगों का डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड तुम लोगों का प्लेटलेट। तो ये जो टॉपिक है हम लोगों का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इसे अच्छे से ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। तो अब चलो हम लोग इस टॉपिक को और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आरबीसी के बारे में समझते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल एंड ये जो रेड ब्लड सेल है ये बोन मैरो में बनाया जाता है बॉडी के द्वारा। जो आरबीसी है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन होती है ये लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती है। सेकेंड है हम लोगों का डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल एंड ये जो है हम लोगों का इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डब्ल्यूबीसी भी तुम्हारा बोन मैरो में बनता है एंड डब्ल्यूबीसी का मेन काम ये होता है कि वो ढिसुम करता है हम लोगों के जर्म से एंड वायरसेस से जो बॉडी में इंटर करती है हम लोगों को बीमार करने के लिए। समझ लो इसका काम ये है कि हम लोगों की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जर्म्स एंड वायरसेस से। थर्ड है हम लोगों का प्लेटलेट्स, जिसे हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से बहुत अच्छे से समझेंगे। सपोज तुम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, सपोज तुम लोग दौड़ रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो एंड तुम्हें चोट लग जाती है एंड चोट से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। तो तुम्हारा जो खून है, ब्लड है, उसे रोकने का काम प्लेटलेट्स करती है। जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड क्लॉट बना देती है तुम्हारे चोट के ऊपर, जिसके कारण तुम्हारा जो ब्लड है वो फ्लो होना बंद हो जाता है एंड ब्लड तभी रुक पाता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होगा तो तुम लोगों का जो ब्लड है चोट से हमेशा निकलते रहेगा एंड फिर उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो प्लेटलेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये। तुम्हारे स्क्रीन पे जो डिफरेंस चार्ट दिख रहा है इसे अच्छे से याद कर लेना। कभी कभी तुम्हारा जो डिफरेंस है वो पूछ दिया जाता है इन तीनों के बीच में, तो अच्छे से डिफरेंस याद कर लेना जो स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं ब्लड के कुछ मेन फंक्शन जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मैंने फंक्शन अभी ऊपर बताया ना तीनों ब्लड सेल के, वही फंक्शन तुम लोगों को यही लिख देना है। सबसे पहला फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यू। सबसे पहला काम तुम्हारा जो ब्लड का ये है, ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। सेकंड तुम लोगों का फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस, यानी कि तुम्हारा जो प्लेटलेट्स है या फिर कह सकते हो कि ब्लड है वो ब्लड क्लॉट बना देता है चोट के ऊपर, जिससे हम लोगों का ब्लड लॉस रुकता है। थर्ड है तुम्हारा कैरिंग सेल एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शन, यानी कि ये जो इन्फेक्शन से हम लोगों को बचाता है या फिर कोई भी वायरस या फिर जर्म से बचाता है। फोर्थ है तुम लोगों का ये जितने भी वेस्ट होते हैं हम लोगों के बॉडी का उसे किडनी तक पहुंचाता है, जिससे फिल्ट्रेशन का काम होता है। फिफ्थ तुम्हारा है कि ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। आई होप पांचों पॉइंट जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जो कि हम लोगों का ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के बारे में मैंने क्या बताया था, ये एक ट्यूब है जो पूरे बॉडी में फैला होता है एंड इसी ट्यूब के थ्रू जो भी ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में फ्लो होते रहता है। ठीक है, इतना बताया था मैंने। तुम्हारा जो ब्लड वेसल है उसे फिर से आगे तीन टाइप्स में क्लासिफाइड कर दिया गया है। पहला तुम लोगों का है आर्टरीज, सेकंड है तुम लोगों का वेन्स एंड थर्ड है तुम लोगों का कैपिलरीज। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले तुम लोगों के स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ध्यान से सुनना एंड सारे जो चार्ट तुम लोगों को दिख रहे स्क्रीन पे उसे अच्छे से याद कर लेना। अगर चार्ट का एक्सेस चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीडीएफ के फॉर्म में तुम लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे।
तो सबसे पहले हम लोग आर्टरीज के बारे में समझते हैं। आर्टरीज तुम लोगों के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड, तुम लोगों का जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, या कह सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंचाता है। सेकंड, तुम लोगों का जो डिफरेंस है वो ये है, आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है वो हाई प्रेशर में रहता है, लेकिन वेन्स में तुम्हारा ब्लड का फ्लो लो प्रेशर में रहता है। समझ गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि आर्टरीज में थिक वॉल्स होते हैं, यानी कि मोटे वॉल्स होते हैं, क्योंकि वहां का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तुम लोगों का जो वेन्स है उसके जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, क्योंकि ब्लड का प्रेशर कम होता है। फोर्थ, तुम्हारा जो डिफरेंस है वो ये है, आर्टरीज तुम्हारे हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, वही वेन्स का काम ये है कि पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करके लंग्स तक पहुंचाता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, याद कर लेना, इतना डिफरेंस जरूरी है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। एंड हाँ यार, एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि तुम्हारे आर्टरीज में वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन तुम्हारे वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। अब यार वाल्व्स क्या होते हैं ना, ये इस टॉपिक के बाद हम लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि वाल्व्स पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इस टॉपिक के बाद मैं तुम लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। अब कैपिलरीज क्या होता है? कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो कैपिलरी है ना वो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस के लिए हेल्प करती है। ठीक है, ये जो कैपिलरीज है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोगों का आर्टरीज और वेन इंपॉर्टेंट है, जिसका डिफरेंस तुम लोगों को याद कर लेना है। समझ गए? अब वाल्व्स क्या होता है वो समझते हैं। तुम्हारे जो वाल्व्स है वो वेन्स में प्रेजेंट होता है। वेन्स में तुम्हारा जो ब्लड का प्रेशर रहता है, फ्लो होता है, वो बहुत धीरे होता है, इसलिए वाल्व जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है डायग्राम के थ्रू एंड एरो से जो डिनोट हो रहा है, ये जो वाल्व होते हैं ना, ये ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। यानी कि सपोज ब्लड धीरे धीरे नीचे जा रहा है एंड सपोज ऊपर की तरफ चला गया कोई रीजन के कारण, तो बॉडी में बहुत नुकसान होता है। इसलिए ये जो वाल्व है ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो उसका बैकफ्लो ना हो, सीधे जा रहा है ब्लड तो सीधे जाए, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर ही की तरफ जाए। बैकफ्लो को ये प्रिवेंट करता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो अब चलो बढ़ते हैं हम लोगों के नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जो कि है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम तुम्हारे बॉडी का सीवेज सिस्टम है जो टिश्यूज में फ्लूइड लेवल को मेंटेन करके रखता है। लिम्फेटिक सिस्टम में एक वाइट कलरलेस फ्लूइड हमेशा फ्लो करती रहती है, जिसे लिम्फ कहते हैं। लिम्फ के कुछ फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहे। सबसे पहला इसका फंक्शन ये है, फिल्टर आउट हार्मफुल सब्सटेंस एंड वेस्ट। ये हार्मफुल जो सब्सटेंस और वेस्ट बॉडी में होते हैं उसे फिल्टर करता है। सेकेंड, ये जो है ये कैरी करता है तुम्हारे डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट जो इंटेस्टाइन में होते हैं। थर्ड, तुम्हारा ये ड्रेनेज ऑफ एक्सेस वाटर में हेल्प करता है, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर जो तुम्हारे बॉडी में होता है उसकी ड्रेनेज में हेल्प करता है। फोर्थ, तुम्हारा है कि ये डिजीजेस एंड जम्प से फाइट करता है। एंड फिफ्थ ये है कि ये तुम्हारा जो बॉडी सेल है उसे मॉइस्ट रखता है। आई होप तुम लोगों को ये पांचों फंक्शन समझ आ गया होगा। अब चलो हम लोग ब्लड एंड लिम्फ के बारे में डिफरेंस देख लेते हैं, जो एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो तुम्हारी स्क्रीन पे डिफरेंस चार्ट आ गया होगा। तो तुम्हारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, लेकिन तुम्हारा जो लिम्फ है वो कलरलेस होता है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि तुम्हारा जो ब्लड है उसमें कम मात्रा में पानी रहती है, लेकिन लिम्फ में ज्यादा मात्रा में पानी होती है। थर्ड डिफरेंस ये है कि तुम्हारा जो ब्लड है उसमें ज्यादा प्रोटीन होती है, लेकिन तुम्हारा जो लिम्फ है वहां पे कम प्रोटीन होती है। फोर्थ डिफरेंस ये है कि तुम्हारा जो ब्लड है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लिम्फ में तुम्हारा बस डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। आई होप तुम लोगों को ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जो कि हार्ट, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कह सकते हो 99% स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि वो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करके एंड समझ के नहीं जाते। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे समझना जरूरी है, याद करके जाओगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे एंड गलत लिख के आओगे। तो अपने कानों को खोलो और अच्छे से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, और जो भी नजर है वो स्क्रीन पे रखो, उससे हटाना मत। तो देखो यार, सबसे पहले जो हार्ट है हम लोगों का वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो एक फिस्ट की जितनी बड़ी होती है, यानी कि एक मुट्ठी के जितना बड़ा होता है। तुम्हारा जो हार्ट है उसमें अलग अलग चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। चेंबर्स इसलिए होते हैं ताकि तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। अब तुम्हारी स्क्रीन पे हार्ट का डायग्राम आ रहा होगा, इसका
इसका पोस्टमार्टम अच्छे से कर लेते हैं एंड इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं पहले वो समझते हैं, तब इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले तुम्हारा जो हार्ट है वो दो बीच के पार्ट से डिवाइडेड है। एक लेफ्ट साइड हार्ट का होता है, एक राइट साइड होता है। हार्ट के लेफ्ट साइड में तुम्हारा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, मार्क माय वर्ड, हार्ट के लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एंड राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। अब तुम्हारे हार्ट के ऊपर के चेंबर्स को हम लोग आर्टरियम बोलते हैं और नीचे के चेंबर्स को वेंट्रिकल कहते हैं। एक बार फिर सुन लो, हार्ट के ऊपर के चेंबर्स को हम लोग आर्टरियम बोलते हैं, नीचे के चेंबर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। अब तुम्हारा जो ऊपर का पार्ट है वो भी दो आर्टरियम में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट आर्टरियम एक राइट आर्टरियम, जो तुम लोगों को स्क्रीन पे मार्क हो रहा होगा, और नीचे का चेंबर तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल में डिवाइडेड है। समझ गए पार्ट्स? अब तुम लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेप्टम, जो कि एक वॉल है जो बीचों बीच डिवाइड करती है हार्ट को, ताकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स थे तुम्हारे हार्ट का जिसे जानना जरूरी था। अब फंक्शनिंग पे आते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले तुम्हारे जो लंग्स है, मैंने पहले के पार्ट में बताया कैसे जो लंग्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड बना देता है। एंड उसके बाद होता क्या है, सबसे पहले होता क्या है कि तुम्हारे जो लंग्स है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक भेजता है। एंड जैसे ही तुम्हारा जो हार्ट है वो रिलैक्स होता है, यानी कि सपोज ये हार्ट है, ये जैसे ही रिलैक्स होता है यानी कि फूलता है, वैसे ही तुम्हारा जो ब्लड है, ढेर सारा जो ब्लड है वो हार्ट में एंटर कर देता है एंड पहले चैम्बर में एंटर करता है, जो कि है तुम्हारा लेफ्ट आर्टरियम। यानी कि जैसे ही तुम्हारा हार्ट जो है वो रिलैक्स होगा तो तुम्हारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले चेंबर दैट इज लेफ्ट आर्टरियम में एंटर कर जाएगा। फिर तुम्हारा जो हार्ट है वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा वैसे ही होगा क्या कि तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नेक्स्ट चेंबर में पहुंच जाएगा, जो कि है लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल पे ये एंटर करेगा एंड तुम्हारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे एनर्जी के साथ, पूरे एकदम प्रेशर के साथ तुम्हारा जो ब्लड है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। समझ गया कितना इजी था? अब होता क्या है कि तुम्हारे जो वेन्स है वो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट के राइट साइड में ले आता है, जो कि है वेना कावा के थ्रू तुम्हारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में एंटर करता है। एंड फिर होता क्या है कि जैसे ही तुम्हारा जो हार्ट है वो रिलैक्स करता है यानी कि फैलता है, वैसे ही तुम्हारा जो ब्लड है वो एंटर करता है तुम्हारे राइट साइड हार्ट के, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है हार्ट के राइट साइड में। फिर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो तुरंत ही तुम्हारे वेंट्रिकल्स में एंटर करता है, दैट इज राइट वेंट्रिकल्स में वो इंटर करता है। एंड फिर जैसे ही तुम्हारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरे प्रेशर के साथ तुम्हारा जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक कैरी करता है। ये इंपॉर्टेंट काम है पल्मोनरी आर्टरी का, अच्छे से याद करना। ए का मतलब होता है अवे, तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये दूर ले जाता है, दैट इज लंग्स तक। अब एक और चार्ट के थ्रू जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके थ्रू भी एक बार समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है वो देखो। सबसे पहले हो क्या रहा है कि तुम्हारे जो लंग्स है उसमें पल्मोनरी वेन्स के थ्रू तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड हार्ट के आ रहा है। उसके बाद अरोटा के थ्रू तुम्हारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में चला जा रहा है एंड पूरे बॉडी से जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट के राइट साइड में भेज दे रहा है। एंड हार्ट का जो राइट साइड है वो पूरे प्रेशर के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेज दे रहा है लंग्स में। ये तुम्हारा जो पहला साइकिल है जिसमें जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा लंग से हार्ट तक पहुंच रहा है, इसे हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। एंड सेकेंड, जब तुम्हारा जो ब्लड है वो हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तो इसे हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, याद कर लेना। अब तुम लोगों के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि तुम्हारा जो हार्ट है वो अलग अलग चेंबर्स में क्यों सब डिवाइडेड होता है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर अलग अलग चेंबर्स हार्ट में होता क्यों है। तो हम लोगों का सबसे पहला पॉइंट है टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ब्लड पंपिंग, यानी कि हार्ट और इफिशिएंटली काम कर पाता है। सेकेंड, टू प्रिवेंट, वही मैंने जो बताया कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, इसीलिए चेंबर्स है। थर्ड तुम लोगों का है कि जो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी है हार्ट का वो इंक्रीज हो जाता है। तो यार अब तुम्हारी स्क्रीन पे सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो समझते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्रीन पे टेम्पलेट दिख रहा होगा, टेम्पलेट को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है, ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट
ओनली वंस टू कंप्लीट द सर्कल, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन में होता है क्या है कि जो ब्लड है वो एक ही बार हार्ट से फ्लो करता है पूरे सर्किट में, लेकिन डबल सर्कुलेशन में 2 बार जो ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचता है। समझ गए? सेकेंड जो तुम्हारा डिफरेंस है वो ये है कि हार्ट में बस 2 चेंबर होते हैं, 1 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल सिंगल सर्कुलेशन में। डबल सर्कुलेशन में होता है क्या कि हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। थर्ड हम लोगों का डिफरेंस ये है, ब्लड फ्लोज इन अ सिंगल पाथवे, ब्लड केवल एक पाथवे से फ्लो होता है, लेकिन तुम्हारा जो डबल सर्कुलेशन है उसमें ब्लड 2 पाथवे से फ्लो होता है। फोर्थ डिफरेंस ये है कि सिंगल सर्कुलेशन में जो एफिशिएंसी होता है सिस्टम का वो कम होता है, लेकिन डबल सर्कुलेशन में तुम्हारा एफिशिएंसी पूरे बॉडी का एंड सिस्टम का ज्यादा होता है। फिफ्थ हम लोगों का ये है कि तुम लोगों को एक एग्जांपल दे लेना है। सिंगल सर्कुलेशन तुम्हारा होता है फिशेज में एंड तुम लोगों का डबल सर्कुलेशन होता है बर्ड्स में एंड मैमल्स में। इसी के साथ हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो देखो यार, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन 2 चीजों की हेल्प से होती है। पहला जाइलम, सेकेंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, वेयर एज फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तुम्हारी स्क्रीन में डिफरेंस चार्ट आ रहा होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, एंड डिफरेंस चार्ट की हेल्प से ये जो दोनों टॉपिक है वो एक ही बार में अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखो यार, पहला जो डिफरेंस है वो मैंने तुम्हें बता दिया ऑलरेडी कि तुम्हारा जो जाइलम है वो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में, ट्री में, एंड वेयर एज तुम्हारा जो फ्लोएम है वो फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल को पूरे प्लांट में एक्सपोर्ट करता है। सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये है कि तुम्हारा जो जाइलम है वो डेड सेल से मेनली बना होता है, जो एक्सेप्शन है वो पेरेनकाइमा है उसमें, वेयर एज तुम्हारा जो फ्लोएम है वो मोस्टली लिविंग सेल से बना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ फाइबर, जाइलम वेसल एंड ट्रैचेट, यानी कि तुम्हारा जो जाइलम है उसके कुछ पार्ट्स लिखे हुए याद कर लेना, जो कि है फाइबर, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैचेट्स। ठीक है, तुम्हारा जो फ्लोएम है उसमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइबर, फ्लोएम पेरेनकाइमा, सीव ट्यूब, सीव सेल्स एंड तुम्हारा कंपेनियन सेल, ये कुछ पार्ट्स होते हैं, इन दोनों का याद कर लेना। लास्ट तुम्हारा जो फोर्थ पॉइंट है ये है कि जाइलम इज यूनिडायरेक्शन, यानी कि जो जाइलम है वो एक ही डायरेक्शन में पूरा फ्लो करता है तुम्हारे वाटर एंड मिनरल को, यानी कि एक ही डायरेक्शन में सारा प्रोसेस होता है। लेकिन तुम्हारा जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी कि जो खाना बनता है वो जो फ्लोएम है वो सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है, ऊपर भी पहुंचाता है, नीचे भी पहुंचाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बाई डायरेक्शनल है। तुम्हारा जो जाइलम है याद रखना कि वो यूनिडायरेक्शनल है, केवल ऊपर की तरफ सारा जो वाटर एंड मिनरल है वो भेजता है, लेकिन फ्लोएम बाई डायरेक्शनल है, याद रखना। अब हम लोग ये समझते हैं कि कैसे वाटर एंड मिनरल तुम्हारे जो प्लांट है वो ऑब्जर्व करते हैं। इसके 4 पॉइंट्स तुम लोगों के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सॉरी 3 पॉइंट दिख रहे हैं। इन तीनों को याद कर लेना, तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो यही तीनों पॉइंट लिख देना। सबसे पहला पॉइंट ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। होता क्या है कि जो तुम्हारा मिनरल है वो एनर्जी के एक्सपेंडिचर के थ्रू पूरा अच्छे से जो प्लांट है वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है। एंड फिर होता क्या है कि तुम्हारे जो रूट्स है उसमें कंसंट्रेशन डिफरेंस बन जाता है, तुम्हारे रूट्स में हायर कंसंट्रेशन होता है एंड वेयर एज सॉइल में कम कंसंट्रेशन होता है, जिसके कारण होता क्या है, सेकेंड पॉइंट होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इस कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण तुम्हारे जो रूट्स है वो वाटर को ऑब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ भेज देती है, एंड ऊपर तुम्हारा जो जाइलम है वो अपना काम स्टार्ट करता है। एंड फिर जाइलम वाटर के डिफरेंट कॉलम्स को बनाकर जो वाटर है वो लीव्स तक भेज देता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। थर्ड तुम्हारा है एसेंट ऑफ सैप, जो कि कोई भी नहीं बताता, मैं बता दे रहा हूं, लिख देना पॉइंट। इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल विच मेनली अकर ड्यू टू ट्रांसपिरेशनल पुल, यानी कि ये एक अपवर्ड मूवमेंट है जिसे वाटर एंड मिनरल ऊपर जाता है ट्रांसपिरेशनल पुल के द्वारा। तो देखो यार, तुम्हारा जो प्लांट है वो बहुत ही लंबा लंबा होता है एंड तुम्हारा जो जाइलम है उसका रीच उतना ऊपर तक हमेशा नहीं जा पाता है। तो होता क्या है कि तुम्हारा जो प्लांट है उसमें ट्रांसपीरेशन हमेशा होते रहता है। मैंने ट्रांसपीरेशन पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो ट्रांसपीरेशन का काम यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपीरेशन की हेल्प से तुम्हारे जो लीव्स है वो वाटर एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, जिसके कारण ट्रांसपीरेशनल पुल बनता है एंड जो तुम्हारा जो प्लांट है उसकी हेल्प से पूरे प्लांट में वाटर को सप्लाई कर पाता है। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे, ये 3 पॉइंट को याद कर लेना। एंड तुम्हारी स्क्रीन पे एक और तुम्हारा फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, इसे भी याद कर सकते हो तुम लोग अगर पूछा जाता है
तो कि कैसे वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्ब किया जाता है। तो पहला पॉइंट दिख रहा है अब्सॉर्प्शन ऑफ एक्टिव आयन एट द रूट। एक्टिव आयन जो है वो रूट में अब्सॉर्ब किया जाता है रूट के द्वारा, जिसके कारण कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, जो कि सेकंड पॉइंट है। एंड फिर तुम्हारा जो वाटर है वो अब्सॉर्ब कर लिया जाता है रूट से सॉइल के द्वारा। उसके बाद होता क्या है, रूट प्रेशर की हेल्प से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ जाता है एंड फिर जाइलम जो है वो जो पूरा वाटर है वो पूरे ऊपर तक पहुंचा देता है, लीव्स तक। एंड जो भी ट्रीज जिसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी होती है उसमें ट्रांसपीरेशनल पुल होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, जिससे जो वाटर है वो सारी जगह पे पहुंच जाता है। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो तुम्हारे ट्रीज है, तुम्हारे जो प्लांट्स है, उसमें फूड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तुम्हारा जो भी फूड लीव्स में प्रिपेयर किया जाता है उसे फ्लोएम के थ्रू पूरे प्लांट्स में, पूरे ट्रीज में भेज दिया जाता है, जो कि बाई डायरेक्शनल होता है। एंड इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। याद कर लेना, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फ्लोएम है वो पूरे प्लांट्स में, पूरे ट्री में खाना को पहुंचाता है, उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों का एक्सक्रीशन का आखिर मतलब क्या है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी के अंदर जमा होती है वो बाहर निकलती है अलग अलग तरीकों से, उसे हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन के अंदर तुम्हारा हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट आते हैं एंड उसमें तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ वाटर एंड मिनरल, यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड आता है। अगर हम CO2 की बात करें तो हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये देखा कि कैसे जो हमारा बॉडी है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। अगर वो पार्ट नहीं देखा तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस पार्ट में ये जानेंगे कि कैसे हमारा बॉडी अपने अंदर से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि यूरिया बाहर निकालती है। ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरे बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करके हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। जो तुम लोग सुबह सुबह या फिर बहुत बार सुसु जाते हो ना, वो वही हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाती है बॉडी से। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 4 मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है पेयर्स ऑफ किडनी, सेकेंड पेयर ऑफ यूरेटर, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर और 4 यूरिथ्रा। तो हम लोग इनके फंक्शन बहुत ही अच्छे से जानेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये किडनी है क्या। किडनी बीन शेप रेडिश ब्राउन लाइक स्ट्रक्चर है जिसका मेन फंक्शन फिल्ट्रेशन का होता है। ये इम्प्योर ब्लड से सारी इम्प्योरिटीज को खींचकर यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ब्लड में बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। ये सिंपली उन वेस्ट को ब्लड से अलग करके ब्लड को प्योर बना देती है और उन हार्मफुल अनवांटेड वेस्ट को यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब हम लोग सेकेंड ऑर्गन जो कि यूरेटर, वो क्या होता है वो समझते हैं। यूरेटर तुम्हारे पेयर ऑफ ट्यूब्स होते हैं जो तुम्हारे किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक कनेक्टेड रहते हैं। इसका मेन फंक्शन ये रहता है कि यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का। अब तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेम्परेरीली यूरिन को स्टोर करती है एंड समय आने पे यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। यूरिथ्रा तुम्हारा एक पैसेज है जिससे तुम्हारा जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकलती है यूरिन के फॉर्म में। तो यहां तक आई होप तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम लोग स्टोरी के फॉर्म में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यार अब तुम्हारे स्क्रीन पे इमेज आ गया होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो होता क्या है वो समझो। सबसे पहले जो भी चीजें तुम लोग कंज्यूम करते हो इधर उधर से तुम्हारे अंदर वेस्ट जमा हो जाते हैं। ये वेस्ट ब्लड में मिक्स हो जाते हैं एंड जो इम्प्योर ब्लड होता है ये तुम्हारा रीनल आर्टरी के थ्रू सबसे पहले किडनी में एंटर करता है। किडनी को तो गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अपना फिल्ट्रेशन का काम ये तुरंत स्टार्ट करता है। फटाक से ये फिल्ट्रेशन का काम स्टार्ट कर देता है एंड फिर जो इम्प्योर ब्लड है उसे प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देता है एंड जितने भी इम्प्योरिटीज होती है ना उसे यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। अब यूरिन में इसने कन्वर्ट कैसे किया ये हम लोग
एक अलग सा टॉपिक है, उसे थोड़ी देर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे। तो हम लोग आगे किडनी के फिल्ट्रेशन का भी अच्छा से पोस्टमार्टम करेंगे, लोड मत लेना। तो अब यहाँ पे किडनी ने फिल्ट्रेशन कर दिया, जितने भी इंप्योरिटीज थी उसे यूरिन में कन्वर्ट कर दिया। अब होता क्या है कि यूरेटर जो है तुम्हारा एक ट्यूब है, एक पाइप है, उसके थ्रू तुम्हारा जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। यूरिनरी ब्लैडर तुम्हारा कुछ टाइम तक जो यूरिन है उसे स्टोर करता है, एंड कुछ टाइम जब एक्सेस ऑफ यूरिन उसमें जमा हो जाता है तब तुम लोगों को एहसास होता है कि तुम लोगों को टॉयलेट जाना है, सूसू लगा हुआ है, तो फिर तुम्हारे यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। समझ गए कितना इजी था तुम्हारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक चीज और मैंने मिस किया कि तुम्हारा जो इम्प्योर ब्लड है वो तुम्हारे रीनल आर्टरी के थ्रू आता है, ये मैंने बता दिया। लेकिन जैसे ही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है किडनी में, वैसे ही तुम्हारा प्योर ब्लड जो होता है वो रेनल वेन के थ्रू वापस से बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। समझ गए, बहुत इजी टॉपिक था। तो यार अब चलो आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग किडनी के कुछ फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तुम्हारे स्क्रीन पे अब फंक्शंस दिख रहे होंगे, इन पांचों फंक्शंस को अच्छे से याद कर लेना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक एक करके। सबसे पहला फंक्शन है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे फिल्ट्रेशन की हेल्प से जो किडनी है वो अनवांटेड वेस्ट को अलग कर देती है एंड यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। पहला तुम लोगों को समझ आ गया फंक्शन। सेकंड है तुम लोगों का रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लूइड, यानी कि तुम्हारे जो बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर फ्लूइड जो जनरेट हो जाता है, तुम लोग कंज्यूम कर लेते हो, उसे किडनी जो है वो बाहर एक्सपेल आउट कर देता है, या कह सकते हो कि ऑस्मो रेगुलेशन की हेल्प से वो रेगुलेट करता है एंड मेंटेन रखता है हमारे बॉडी में फ्लूइड लेवल को। समझ गए। थर्ड तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है बैलेंस मिनरल्स एंड केमिकल्स। इसका ये काम है कि ये मिनरल्स को बैलेंस करके रखता है एंड जितने भी केमिकल्स है ना उसे भी बैलेंस करके रखता है। कोई भी मिनरल या केमिकल ज्यादा हो जाता है तो ये बाहर निकाल देता है यूरिन के फॉर्म में। ये फंक्शन है, ठीक है। अब तुम्हारा चौथा फंक्शन है कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि तुम्हारी जो किडनी है वो बीपी को कंट्रोल करती है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखती है। समझ गए 4 पॉइंट। अब तुम्हारा पांचवा पॉइंट है टू मेंटेन हेल्दी बोन्स, यानी कि किडनी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। आई होप तुम लोगों को पांचों फंक्शंस बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ कि कैसे किडनी में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, कैसे आखिर यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी में। देखो इस टॉपिक को बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करके जाते हैं एग्जाम में, लेकिन तुम लोगों को नहीं करना है। एंड एक बात बताओ, मैंने भी इस टॉपिक को स्किप कर दिया था एंड बाद में अफसोस किया कि इतना इजी टॉपिक को कैसे कोई स्किप कर सकता है। उस टाइम मुझे बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे आयुष भैया है, इसे भी स्टोरी के फॉर्म में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेफ्रॉन। तो यार अब तुम्हारे स्क्रीन पे नेफ्रॉन का डायग्राम आ गया होगा। ये जो नेफ्रॉन है ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं एंड ये किडनी में 1-2 की संख्या में नहीं होते, मिलियंस में होते हैं, जिससे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो पाता है। समझ लो कितने ज्यादा होते हैं, मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन है ये 3 स्टेज में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। वो तीनों स्टेज को बहुत ही अच्छे से समझेंगे एंड रट लेना तीनों स्टेज को, जो तुम्हारी स्क्रीन में थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले डायग्राम समझते हैं एंड स्टोरी को शुरू करते हैं हम लोगों का। तो सबसे पहले होता क्या है कि तुम्हारा जो इंप्योर ब्लड होता है वो रीनल आर्टरी के थ्रू तुम्हारे ब्रोमेंस कैप्सूल में एंटर करता है। तुम लोग देख सकते होगे एरो के थ्रू कि ब्रोमेंस कैप्सूल कौन सा है। तो ब्रोमेंस कैप्सूल के अंदर इंप्योर ब्लड एंटर करता है, ठीक है। अब ब्रोमेंस कैप्सूल के अंदर तुम्हारा ग्लोमेरुलस होता है। ये ग्लोमेरुलस का ये काम होता है कि ये फिल्ट्रेशन का काम करता है एंड ये जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, वाटर, अमोनिया एसिड, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, ये सारी चीजों को ऑब्जॉर्ब करके ट्यूब में इंप्योर ब्लड को भेज देता है आगे, ठीक है। पहला स्टेज कंप्लीट हुआ तुम्हारा। पहला स्टेज है तुम्हारा ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन का, जो कंप्लीट होता है। स्क्रीन पे तुम्हारा दिख रहा होगा, ये पूरा पैसेज अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। पहला स्टेज यही था। सेकंड स्टेज क्या होता है? सेकंड स्टेज में तुम लोग देख रहे हो कि एक ट्यूब तुम्हारा नीचे गया हुआ है जहां पे ये फिल्ट्रेशन का काम आगे कंटिन्यू हो पाता है। सेकंड है तुम्हारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसके नाम से ही तुम लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो, नाम से पकड़ना सीखो। सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टिव चीजों की फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है।
अब यहाँ पे जो तुम्हारा पहला स्टेज होता है फिल्ट्रेशन का, उसमें कभी कभी थोड़ा गलती हो जाती है एंड तुम्हारे जो मेन चीजें होती है, मेन कंपोनेंट तुम्हारे ब्लड में होते हैं, वो भी कभी कभी ऑब्जॉर्ब करके आगे भेज देते हैं तुम्हारे ग्लोमेरुलस एंड इसीलिए तुम्हारे जो ट्यूब है उसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये सारी चीजें फिर से ऑब्जॉर्ब की जाती है वापस, ताकि ये वेस्ट ना हो सके एंड बॉडी से निकल ना पाए। थर्ड स्टेज है तुम्हारा ट्यूब्यूलर सिलेक्शन। अब ट्यूब्यूलर सेक्रीशन में होता क्या है वो समझो। सेक्रीशन का नाम यहाँ पे यूज किया गया, यानी कि कुछ सेक्रीट किया जाता है। क्या सेक्रीट किया जाता है वो समझते हैं। देखो होता क्या है कि ये जो है डीसीटी पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जो कि है एडीएच हार्मोन। इसका क्या काम होता है कि ये जो एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है उसे रीअब्सॉर्ब कर लेता है ताकि वेस्ट ना हो एक्सेस ऑफ वाटर। अब तुम्हारा जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो तुम्हारा केवल इंप्यूरिटीज बचता है, सारे यूजफुल कंपोनेंट को वापस से ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे आगे ट्यूब के थ्रू, आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू आगे यूरेटर्स में भेज दिया जाता है एंड फिर यूरिनरी ब्लैडर में तुम्हारा यूरिन पहुंच जाता है। आई होप तुम लोगों को नेफ्रॉन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ ज्यादा टफ टॉपिक नहीं था, लेकिन ये जो 3 स्टेज तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, इसे रट जाना यार। अगर तुम लोगों को कुछ समझ नहीं भी आए कहीं पे भी, तो वीडियो को फिर से पीछे से स्टार्ट करके वापस से टॉपिक को समझो, क्योंकि आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं हो पा रहा है तो याद कर लेना, रट लेना, लेकिन याद करना जरूरी है। और हाँ यार, अपने आयुष भैया का एफर्ट अच्छा लगा होगा तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। और हाँ, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के तरफ, जो कि है तुम्हारे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आखिर प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो समझते हैं हम लोग। प्लांट्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस 5 तरीकों से होता है, ठीक है। तुम्हारी स्क्रीन पे 5 पॉइंट्स आ गए होंगे, याद कर लेना तुम लोग। इजी पॉइंट है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सबसे पहले जो प्लांट है वो एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपीरेशन की हेल्प से रिमूव कर देता है। पहला तुम लोगों का एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो जाता है प्लांट्स में इस तरह। सेकंड तुम्हारा जो है ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज जो है वो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू कर लेती है, ठीक है। ये तुम्हारा सेकंड चीज हो गया। थर्ड तुम्हारा पॉइंट है वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लांट्स अपने सेल्यूलर वैक्यूल में स्टोर करके रख लेती है। अब तुम्हारे नेक्स्ट पॉइंट है जो कि फोर्थ पॉइंट है, तुम्हारे जो लीव्स सेड होते हैं ना प्लांट से, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट उस तरीके से जो हमारे प्लांट्स है लीफ सेट करने के प्रोसेस से वो बाहर निकाल देते हैं। अब हमारा फिफ्थ जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। यानी कि तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे ये जो रेजिन्स और गम्स से निकलते हैं ना हमारे ट्री से बाहर, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हम लोग फेविकॉल बनाने में यूज करते हैं और चीजों में यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट्स के अनवांटेड वेस्ट हम लोग यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। समझ गए? आई होप तुम लोगों को एक्सक्रीशन का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर तुम लोगों ने पिछले पार्ट्स को मिस किया है तो देख लेना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो कर लेना और यार सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत करता हूं तुम लोगों के लिए लिटरली। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, याद कर लेना अच्छा से। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कर रखा है ज्वाइन। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।